हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। तो आपकी रिवीजन क्लास 14 में आज हम लोन्स की बात करने वाले हैं। जो मैंने आपको पीडीएफ दिया था उसमें डिपॉजिट और लोन्स का एक पीडीएफ दिया था जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने थे। लास्ट क्लास में हमने डिपॉजिट कवर कर लिया था और उसका पेंडिंग पार्ट था लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स टू डायरेक्टर्स या लोन्स बाय कंपनी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। इनको हम आज की क्लास में करेंगे और ये एक मैं सेपरेट क्लास दूंगा। ये डिपॉजिट का टॉपिक हम कर चुके थे, तो इस टॉपिक को करने में थोड़ा सा गैप आ गया है। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए आपसे कि कुछ प्रॉब्लम्स रहीं कि जिसके कारण मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो अब मैं ये आपको कराने जा रहा हूँ आज की क्लास में, और मैंने बहुत कोशिश की है कि ये रिवीजन पर्पस से बहुत स्पेसिफिक हो, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाएं। एक्चुअली में अगर हम इन सेक्शंस को पूरा करने लगें तो आप मान के चलो 8 to 10 आवर्स के सेक्शंस हैं। अगर इस पे हम पूरा टाइम लगाएं, एक एक चीज़ को डीपली एनालाइज करें, तो वो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारा बहुत अच्छी तरह से कर चुके होंगे। ये यही अपने आप में 2-3 क्लास ले लेता है, हमारी 5-6 घंटे की क्लास रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को ही समझने में लग जाती है। तो अब मैंने क्या कोशिश की कि मैं कुछ आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी पर आऊँ रेदर देन डीपली बहुत ज़्यादा प्रोविजंस में जाने में, कि मेन आपको एक कंसेप्ट क्लैरिटी हो कि ये सेक्शन बोलना क्या चाह रहे हैं, किसको रोक रहे हैं, किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना। और ये दोनों बोर्ड पावर के हैं, और ये 3 सेक्शन एक अलग चैप्टर में है और ये बोर्ड पावर में है एज पर मॉड्यूल। बट मैंने यहाँ पर जान के इनको लिया था ताकि आपको चारों की सीक्वेंस से पता चले, जो मिक्सिंग और खिचड़ी पक जाती है वो कॉन्फिडेंटली आप क्लियर होके जाओ। और ये सेक्शन तो ऐसे हैं जो आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, कंपनियों में यूज़ भी होते हैं, इन सेक्शंस की ज़रूरत भी बहुत बहुत पड़ती है एप्लीकेबिलिटी को लेकर। तो आपकी ज़रूरत इन सेक्शंस पे बहुत पड़ने वाली है और इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं ये सेक्शन। और ये 2 सेक्शन अभी आज हम उठा रहे हैं। पहले 185, 186 और 187 तो छोटा सा है, वो भी आज हो जाएगा। 188 की मैं अलग से क्लास दूंगा आपको। देखो, इन 2 सेक्शंस की अगर आप हेडिंग देखो तो लोन्स टू डायरेक्टर सेक्शन 185 ETC, मतलब यहाँ पर डायरेक्टर और ये पार्ट है बोर्ड पावर का, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोन दे सकते हैं या नहीं, या उनको जनरल मीटिंग में पूछना पड़ेगा। डायरेक्टर्स, उनके रिलेटिव, उनका कोई पार्टनर, कोई फर्म, कोई प्राइवेट कंपनी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो क्या इन लोगों को लोन, गारंटी या सिक्योरिटी दी जा सकती है। लोन, गारंटी, या इनके लोन लिए हुए गारंटी और सिक्योरिटी आती है कि डायरेक्टर ने लोन लिया और उस लोन के बदले हम क्या कोई गारंटी दे सकते हैं फॉर डायरेक्टर, या उसके लिए कोई कंपनी अपनी तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, कोई क्या अपनी असेट दे सकती है। तो इसकी बात की गई है। और ये बोर्ड ऑफ पावर पे है कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होगी या उनको जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा। उसी के बाद इसमें MD आ जाते हैं, होल टाइम डायरेक्टर की बात की गई है कि क्या इनको लोन दिया जा सकता है। तो मेनली ये सेक्शन तो फोकस करता है डायरेक्टर या पर्सन इन विच डायरेक्टर इंटरेस्टेड, ये तो फोकस ही उन्हीं सेक्शन पर कर रहा है, डायरेक्टर पे। और डायरेक्टर को तो कंप्लीटली मना ही कर रहा है एक्सेप्ट कुछ कंपनियों के, कि डायरेक्टर को लोन नहीं मिलना चाहिए। ऐसा क्यों होगा कि डायरेक्टर को लोन ना दे कंपनी? उसका रीजन है, डायरेक्टर एक फिड्यूसरी कैपेसिटी में काम कर रहा है और वो ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर काम कर रहा है। अब अगर डायरेक्टर का एज अ शेयर होल्डर कंपनी में रिलेशन हो सकता है। देखो, अगर ये पर्सन है, शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने कंपनी बनाई और कंपनी चलाने के लिए उन्होंने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए। डायरेक्टर्स क्या देख रहे हैं? कंपनी का बिजनेस, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को पूरा कर रहे हैं। मेन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो सकती है, और ये शेयर होल्डर 100, 10,000, lakhs में भी हो सकते हैं। अब इन डायरेक्टर्स के भरोसे जिम्मेवारी छोड़ी गई है।
अब इन शेयर होल्डर्स ने यहां पर कैपिटल दी है, पैसा दिया है। अब वो शेयर्स हो सकते हैं या डेट हो सकता है। अब दोनों में जो भी हुआ नुकसान तो शेयर होल्डर का ही होना है। प्रॉफिट और लॉस शेयर होल्डर का है। कंपनी मींस उनके पीछे कौन बैठे हैं, शेयर होल्डर। अब डायरेक्टर्स को अगर ये पावर दे दी जाए कि आप डायरेक्टर्स को जो ये पैसा मिला है, ये फंड्स तो मिले हैं इस बिजनेस को पूरा करने के लिए, अब डायरेक्टर इन फंड्स को अपने पास के लिए ही यूज कर लें, अपने लिए ही, अपने आप को लोन दें, या कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इनके पास है, जैसे मुकेश अंबानी वगैरह हैं, टीसीएस में टाटाज हैं, तो ये लोग अपनी आपको ही कंपनी का पैसा लोन ले लें, जब इनको जरूरत पड़े कंपनी से पैसा लें, यूज करें। अब क्या कंपनियां इस तरह से चल पाएंगी, और क्या शेयर होल्डर फंड का रियल जस्टिस हो पाएगा कि हम उसको कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में लगाएं या लोन बांटने में लगाएं। हाँ, कंपनी बनी ही अगर लोन देने के लिए थी, सपोज बैंकिंग कंपनी है तो उसका तो काम है लोन देना, बट बाकी कंपनियों का काम है कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को जो लिखा गया उसको पूरा करना फॉर द शेयर होल्डर। और जो ये डायरेक्टर्स यहां पर बैठे हैं, ये इस बिजनेस को और प्लस कंपनी की असेट्स को, लायबिलिटीज को मैनेज कर रहे हैं, फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे हैं, और इस सब को मैनेज करके जो प्रॉफिट लॉस आ रहा है वो कंपनी का है और कंपनी से अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स का है। तो इस फंड मैनेजमेंट में अगर डायरेक्टर्स का अपना डेटर क्रेडिटर रिलेशन आ गया कंपनी के साथ, तो वो बायस्ड हो जाएंगे, वो अपनी प्रेफरेंस पर आ जाएंगे, या उनके रिश्तेदार या उनके नो लोग जहां पर उनका इंटरेस्ट है खुद डायरेक्ट ना आकर इनडायरेक्टली उनके थ्रू यहां पर पैसे का लेन देन शुरू करवा दें। तो इसके से क्या होगा, डायरेक्टर बायस्ड होंगे। अब अगर शेयर होल्डर कंपनी बनाकर पैसा दे रहे हैं, इस पैसे से जो भी असेट्स ली जा रही हैं वो शेयर होल्डर्स ने ही डायरेक्टर को अपॉइंट किया है। अब डायरेक्टर अगर खुद यहां पर पैसा लगाकर बैठ गया तो उसका इंटरेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी कंसेप्ट लाई। और सेक्शन 185 और 188 स्पेसिफिकली इसी पे बात करता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, जहां पर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है और अगर वहां पर डील हो रही है तो उस डायरेक्टर को वहां पर वोटिंग की पावर ना दी जाए, उसके लिए एक्स्ट्रा कॉशन रखा गया है, कुछ लिमिट्स रखी गई हैं, लिमिट्स के बाद शेयर होल्डर से पूछा जाए। सेम यहाँ पर लोन टू डायरेक्टर का अलग ही सेक्शन ही बना दिया गया कि आप डायरेक्टर को लोन नहीं दोगे, क्योंकि लोन देते ही डायरेक्टर का रिलेशन फिड्यूसरी कैपेसिटी से हटकर एक डेटर क्रेडिटर वाला रोल आ जाएगा, उसके काम करने में तरीके में चेंज हो जाएगा। और जबकि डायरेक्टर एक तरह का लाइक एजेंट, लाइक ट्रस्टी काम कर रहा है फॉर द शेयर होल्डर। अब अगर वो खुद ही वहां पर कंपनी को उधार देकर बैठ गए तो उनका काम करने का एटीट्यूड एक डिफरेंट हो जाएगा और उनका सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट होता चला जाएगा। तो आपने जगह जगह कंपनी लॉ में देखा कि डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में बहुत ज़्यादा, कि अगर डायरेक्टर खुद ही अपना पैसा लगा के बैठ जाएंगे और अपने ही लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने लग जाएंगे तो उसके साथ कंपनी को इफेक्ट आएगा और वो अपने काम के साथ एक समझ सकते हो ना कि हम बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर पाएंगे वो। अब इन सेक्शंस को बनाने का पर्पस ही यही था कि कंपनी इन डायरेक्टर्स को लोन दे रही है तो कब देगी, नहीं दे रही तो क्यों नहीं देगी, कैसे देगी, इनके बारे में बात करेंगे। 186 बात करता है लोन एंड इन्वेस्टमेंट टू अदर्स या एम्प्लॉय। मेनली ये सेक्शन बात करता है कि कंपनी अगर लोन देगी तो अदर्स को कैसे देगी, ये तो सारे यहां पर कवर हो गए। एम्प्लॉयज को लोन देने के लिए मना नहीं किया गया, इसकी लिमिट्स बनाई गई। लिमिट्स किसके लिए हैं? फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने अमाउंट तक की लोन और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कि आगे फर्दर लोन दे रहे हैं या। अब उनकी लिमिट को रिस्ट्रिक्ट किया गया। अगर वो एक लिमिट से ज्यादा जा रहे हैं, वो लिमिट क्या है? पेड अप, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूं क्योंकि ये सेक्शन आपने पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। ये सेक्शन ध्यान रखना, तो ये टर्म्स आपको पता होंगी। पेड अप, शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की लिमिट क्यों लाई गई? क्योंकि ये शेयर होल्डर फंड है, अपना पैसा है, इतने तक अगर डायरेक्टर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो करने दो। अगर आप इस लिमिट से जा रहे हो तो जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और एसआर पास करना पड़ेगा। वो लिमिट्स क्या है हम अभी पढ़ेंगे। तो इस सेक्शन का पर्पस क्या आया
कि बार बार शेयर होल्डर से तो नहीं पूछा जाता डायरेक्टर्स को अगर लोन देना है। मान लो कंपनी में सरप्लस फंड्स पड़े हैं, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। अब कंपनी एक तो है बैंकिंग कंपनी, उसका तो काम ही यही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की लोन देना ही देना है, वो तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आ गया। उसके लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या, वो तो एक रूटीन बिजनेस ही चल रहा है उनका। बट अदर देन दीज कंपनीज आगे लोन क्यों दे रही हैं, पूछा जाना चाहिए ना। कि शेयर होल्डर ने तो मान लो मारुति है, पैसा दिया कि कार बनाने के लिए, और मारुति लोन बांट रही है आगे। जोमेटो को शेयर होल्डर ने पैसा दिया कि आप बिजनेस करोगे, फूड चेन चलाओगे, और वो आगे लोन बांट रहे हैं, आगे दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या शेयर होल्डर ने दूसरी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए पैसा दिया था? तो आप इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाते। आपने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी पढ़ी थी कि जिसका मेन ऑब्जेक्ट ही यही है कि शेयर होल्डर से पैसा लेना और आगे उसको दूसरी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करना या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना। तो वो कंपनी कोई प्रोजेक्ट नहीं चला रही, उस कंपनी का प्रोजेक्ट ही यही है कि पैसा लेना और आगे इन्वेस्ट करना। वहां तो बात समझ आई। बट अगर एक शेयर होल्डर ने रेस्टोरेंट चलाने के लिए पैसा दिया था, कार बनाने के लिए पैसा दिया था, और उस पैसे को आगे लोन्स और इन्वेस्टमेंट में रखा जाए, तो पहली बात तो वो आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए। ऑथराइज नहीं है तो डायरेक्टर्स के पास ये पावर ही नहीं है। और ऐसे ही बोरोइंग पावर में आपने देखा था। बट कई बार ऐसा होगा कि कंपनी में सरप्लस फंड पड़े होते हैं, और मान लो कंपनी को कोई ऑर्डर मिला है अभी, और सेकंड ऑर्डर मिलने में टाइम है, एक ऑर्डर पूरा हो गया, उसका पैसा आ गया या एडवांस आ गया, क्या उसको फालतू में करंट अकाउंट में रख के बैठे रहो? क्या उसको आगे इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता? कंपनी की एक्सपेंशन नहीं की जा सकती? सेकंड, कंपनी को आगे दूसरी कंपनी एक्वायर करनी है, दूसरी कंपनियों में स्टेक लेना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो उसके लिए क्या बार बार जनरल मीटिंग बुलाई जाए? जनरल मीटिंग बड़ी कंपनियों में तो बहुत बड़ा हैवी पार्ट है। शेयर होल्डर को बुलाना अपने आप में एक प्रोग्राम है, एक तरह की मैरिज फंक्शन की तरह है कि नोटिस भेजो, उनकी अटेंडेंस लो, वोटिंग कराओ, सब कुछ है। तो ये काम बार बार नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कुछ पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी गई, और एक लिमिट के बाद बोला गया कि आप शेयर होल्डर से पूछो। और बेसिकली पीएफएस है ही क्या? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, शेयर होल्डर का ही तो पैसा है ना। उस पैसे तक आप लोन दे दो, और अगर शेयर होल्डर उसकी लिमिट कम कर देते हैं तो आर्टिकल में लिमिट कम भी हो सकती है, बट आप उस लिमिट तक जा सकते हो। बट अगर आप उससे ज्यादा जा रहे हो तो शेयर होल्डर से पूछोगे, क्योंकि कल को लोन वापिस ना आया, भुगतना किसने है? शेयर होल्डर ने। तो यहां पर इन दो सेक्शन का पर्पस ये था। अब एक बार इस सेक्शन को बुक के हिसाब से आप पढ़ चुके होंगे, और मैंने इसकी क्या की है, शॉर्ट में एक स्लाइड बना दी है ताकि आपको कीवर्ड मिल जाए और क्लैरिटी हो जाए। देखो, सेक्शन 185 सीधा सीधा मना कर रहा है डायरेक्टर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई लोन नहीं देगी, पहली बात, या किसी पर्सन को नहीं देगी जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, कोई गारंटी या सिक्योरिटी उसके लिए हुए लोन की नहीं देगी, क्योंकि कल को अगर डायरेक्टर वो लोन नहीं रीपे करता तो जिम्मेवार तो कंपनी ही होगी ना। फिर सब सेक्शन 1, अब हम प्रॉपर सेक्शन को पढ़ें तो सब सेक्शन 1 कहता है नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। बुक डेट से लोन रिप्रेजेंटेड होते हैं, जैसे कस्टमर एडवांस आ गया, बिजनेस एडवांस आ गया, तो एज अ कस्टमर बन के भी कोई एडवांस पैसा पड़ा हुआ है, गारंटी डायरेक्टर ले रहा है, मतलब डायरेक्टर लोन ले रहा है और गारंटी कंपनी की दी जा रही है, सिक्योरिटी कंपनी दे रही है डायरेक्टर के लोन के लिए, सीधा सीधा मना कर दिया गया। तो पहला किसको मना किया गया? डायरेक्टर को, कि आप लोन, गारंटी या सिक्योरिटी नहीं दोगे। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ कंपनी किसको रोका गया? या होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, या कोई डायरेक्टर का पार्टनर है, कोई फर्म है और डायरेक्टर वहां पर पार्टनर है, या डायरेक्टर के रिलेटिव को। अब यहां पर देखो सब्सिडरी कंपनी नहीं है, मतलब इसके डायरेक्टर को दिया जा सकता है, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को नहीं दिया जा सकता, इसका मतलब ये निकला। फिर पार्टनर किस में होगा? वो किसी फर्म में। रिलेटिव अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ कंपनी एक्ट, जो रिलेटिव की डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वो भी मैंने नोट्स में लिख दी है। तो यहां पर सीधा सीधा कंपनी को रोका गया कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं देगी,
उनके लिए हुए लोन पर कोई गारंटी सिक्योरिटी नहीं देगी। अब डायरेक्टर के कोई रिश्तेदार को भी नहीं देगी, डायरेक्टर के किसी पार्टनर को भी नहीं देगी, और होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी नहीं देगी। तो छुपा हुआ वर्ड क्या निकला? सब्सिडियरी और एसोसिएट के मिल सकता है इसका मतलब। नेक्स्ट, एनी फर्म इन विच सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर। ये मैंने अभी बता दिया आपको। मतलब डायरेक्टर कहीं किसी फर्म में पार्टनर है तो उस पार्टनर को भी नहीं मिलेगा और उस फर्म के नाम भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या क्या चीजें निकल कर आई हमारे सामने? कंपनी ये चाहे प्राइवेट है चाहे पब्लिक, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, प्राइवेट में कुछ एग्जेम्पशंस हैं, वो मैं अभी आगे पढ़वाऊंगा कि जिस कंपनी में कोई शेयर होल्डर या किसी कंपनी ने पैसा ना लगाया हो इन्वेस्टमेंट का। सेकंड, उसके लोन्स पेड अप से ज़्यादा ना हो, डबल से ज़्यादा। थर्ड, कोई बोरिंग में डिफॉल्ट ना चल रहा हो, तो वो कंपनी दे सकती है, अदरवाइज वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगी जो नहीं दे सकती। तो यहाँ पर तो अभी कंपनी वर्ड यूज़ किया गया है, प्राइवेट पब्लिक यूज़ ही नहीं किया गया। सिर्फ यहाँ पर प्राइवेट कंपनी, निधि कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्प्ट किया गया है कुछ, क्योंकि निधि कंपनी लोन ही अपने मेंबर से लेती है और देती है, तो डायरेक्टर का भी मेंबर होना जरूरी है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी, बट गवर्नमेंट कंपनी में जिस मिनिस्ट्री की कंपनी है उससे अप्रूवल लेनी जरूरी है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आया कि आप लोन नहीं दोगे। किसको नहीं दोगे? डायरेक्टर को अपने। मान लो यहाँ पर मिस्टर ए डायरेक्टर हैं, बी, सी कोई भी डायरेक्टर है, तो आप किसी भी डायरेक्टर को लोन नहीं दोगे या गारंटी या सिक्योरिटी। डायरेक्टर को खुद नहीं मिलेगी, डायरेक्टर के कोई रिलेटिव को नहीं मिलेगी लोन गारंटी सिक्योरिटी, कोई पार्टनर को नहीं मिलेगी अगर वो कहीं बिजनेस करता है पार्टनरशिप में, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी के उसको नहीं मिलेगी, कोई अगर फर्म है और उसमें डायरेक्टर मतलब ए बी सी यहां पर पार्टनर है, इस फर्म के पार्टनर्स है, तो फर्म को भी नहीं मिलेगी और पार्टनर को भी नहीं मिलेगी। ये हमारा सबसेक्शन 1 ने बोला। सबसेक्शन 2 अलाउ कर रहा है किस केस में कंपनी लोन दे सकती है। डायरेक्टर को तो नहीं दे सकती, किसी पर्सन को दे सकती है, इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। अब वो पर्सन कौन है उसको एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है यहां पर। ये पर्सन कौन है? डायरेक्टर ऑफ कंपनी इंटरेस्टेड मींस कोई प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर शेयर होल्डर है या डायरेक्टर है, बट यहां पर पब्लिक कंपनी नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट जनरल मीटिंग मतलब किसी बॉडी कॉर्पोरेट में उसकी जनरल मीटिंग में 25% या उससे ज्यादा टोटल वोटिंग पावर कंपनी के डायरेक्टर मतलब ए या ए बी या ए बी सी की मिलकर इन्होंने ले रखी है, या किसी कंपनी के डायरेक्टर्स लैंडिंग कंपनी के मतलब एबीसी हमारे डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं या इनकी डायरेक्शंस पे चल रहे हैं XYZ का बोर्ड, अकस्टम टू एक्ट ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ लैंडिंग कंपनीज डायरेक्टर्स। तो इस केस में इनको लोन दिया जा सकता है, बट SR पास होगा और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पूरी डिटेल जाएगी, मतलब शेयर होल्डर से पूछे बिना नहीं दिया जाएगा। तो सबसेक्शन 1 ने तो कहा भैया डायरेक्टर, डायरेक्टर का रिलेटिव, डायरेक्टर का पार्टनर, डायरेक्टर की फर्म जिसमें वो पार्टनर या हमारी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, तो उनको तो लोन देना ही नहीं है, गारंटी सिक्योरिटी देनी ही नहीं है उनके लोन की। सबसेक्शन 2 कहता है हाँ
अगर हमारा डायरेक्टर किसी दूसरी जगह पर इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड मतलब किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या मेंबर है, तो उसको दे दो आप। बट शेयर होल्डर से पूछो, जनरल मीटिंग बुलाओ, एसआर पास कराओ, एक्सप्लेनेटरी में पूरी डिटेल दो। और वो जो पैसा दिया जा रहा है वो सिर्फ उस कंपनी के बिजनेस में यूज होगा, यानी कि बाकी डायरेक्टर पार्टी कर रहे हैं। बेसिकली फंड्स का मिस यूज होने से रोका गया है, 2 नंबर के फंड्स की रोटेशन को रोका गया है, कंपनी के फंड्स को गलत कामों में या दूसरे ऑब्जेक्ट्स में लगाने से रोका गया है। क्योंकि विजय माल्या, सत्यम, किंगफिशर ये बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं जो फंड्स का मिसमैनेजमेंट किया गया, डाइवर्ट किया गया। नीरव मोदी की कंपनियों में यही हुआ कि बैंकों से पैसा लिया और यूटिलाइज कहीं अलग अलग हुआ और वो पर्सनल अपने ट्रांसफर कर गए। तो उन्हीं के कारण ये सेक्शन हार्ड हुए हैं इतने। जैसे जैसे फ्रॉड होते हैं सेक्शन वैसे वैसे चेंज होते हैं, और 2018-19 में ये पूरा सेक्शन चेंज हुआ है 185। तो यहाँ पर ये बोला गया कि डायरेक्टर के रिलेटिव, पार्टनर, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, कोई फर्म जिसमें डायरेक्टर पार्टनर है, उनको तो डायरेक्टली कोई लोन नहीं जाएगा, गारंटी नहीं जाएगी, सिक्योरिटी नहीं जाएगी। हाँ, अगर डायरेक्टर किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या मेंबर है तो उसको लोन दे दो, शेयर होल्डर से पूछो, और वो काम में बिजनेस में ही यूज करेगी, बट वो पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, ये बोला गया कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसमें हमारा कोई एक डायरेक्टर या एक से ज्यादा डायरेक्टर वहां पर 25% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर लेकर बैठे हैं, तो आप एसआर पास करो और जनरल मीटिंग में लोन दे दो। इट मींस अगर 25% से कम है तो फिर एसआर की जरूरत नहीं है, बोर्ड और डायरेक्टर दे सकते हैं। आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे कि लॉ में यह बोला गया कि एसआर पास करना है कि अगर 25% या उससे ज्यादा टोटल वोटिंग पावर है। इट मींस अगर हमारे डायरेक्टर ने, हम लैंडिंग कंपनी है, दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में 25% से कम वोटिंग पावर ली हुई है, तो हम लोन दे सकते हैं बिना एसआर पास किए, मतलब फिर बोर्ड मीटिंग पे पास होगा। नेक्स्ट, अगर हमारे लैंडिंग कंपनी के डायरेक्टर्स के इशारों से जिसको पैसा दिया जा रहा है उसके डायरेक्टर्स काम करते हैं तो कंट्रोल्ड बायस हो गई, और हम उनको लोन दे रहे हैं तो एक तरह से अपने लोगों को ही तो लोन दे रहे हैं। तो इस सेक्शन की इंटेंशन ही यही है कि आप ऐसे लोगों के हाथ में कंपनी का पैसा नहीं दोगे, लोन्स नहीं दोगे जो बायस्ड हो सकते हैं, या फंड्स का मिसमैनेजमेंट हो सकता है, मिस रूट हो सकता है, घुमाया जा सकता है, उसको रोका गया है। तो आप 3 चीजें समझो, 3 जगह पर कंपनी लोन दे सकती है जहां पर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। पहला, प्राइवेट कंपनी जिसमें 25% से कम है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देंगे, 25 या उससे ज्यादा है तो जनरल मीटिंग में एसआर पास होगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस में ही यूज होगा उसका, प्रिंसिपल बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स कह रहा था, मेन प्रिंसिपल बिजनेस में यूज होगा। प्रिंसिपल बिजनेस होता है जो उसके मेन ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें। सेकंड, जहां पर 25% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर ली हुई है तो एसआर पास कराओ। इसका मतलब ये निकला कंपनी एलजीएस दे सकती है किसी पर्सन को इन विच डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, और वो 3 लोग आ गए, प्राइवेट कंपनी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कोई बॉडी कॉर्पोरेट। इस प्राइवेट कंपनी में अगर तो हमारी कंपनी, लैंडिंग कंपनी, ये लैंडिंग कंपनी है, और लैंडिंग कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, यहां पर ना तो डायरेक्टर है ना मेंबर है, तो बीओडी ही दे देगा। और अगर हमारे ये एबीसी यहां पर डायरेक्टर हैं या मेंबर हैं तो एसआर पास कराना पड़ेगा, और ये काम प्रिंसिपल बिजनेस में ही पैसा यूज होगा। दूसरा, ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जहां पर ये हमारे तीनों में से किसी एक ने या 25% से कम शेयर होल्डिंग ले रखी है, मिलकर हमारे डायरेक्टर्स ने या किसी अकेले ने, तो बीओडी पास कर सकते हैं, या कंपनी के जो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है
बट अगर ये 25% से ज़्यादा है तो एसआर पास कराना पड़ेगा। अब अगर एक कंपनी ऐसी कंपनी को लोन दे रही है जिसका बीओडी अकस्टम टू एक्ट, मतलब वर्क किसकी डायरेक्शंस पे करता है, ऑफ डायरेक्टर ऑफ लैंडिंग कंपनी, तो ए बी सी अगर इन पर इशारा करके काम कर रहे हैं या इनकी डायरेक्शंस पे काम कर रहे हैं तो फिर इनको एसआर पास कराना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ जी पॉइंट। अब आते हैं आगे। सबसेक्शन 3 कहता है अब ऊपर वाली दोनों बातों को भूल जाओ, मतलब डायरेक्टर या कोई पर्सन जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, मतलब प्राइवेट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, इनको छोड़ दो। अगर ये डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, और हमने उनको जब अपॉइंट किया तो उनकी जो अपॉइंटमेंट टर्म्स थी उसमें हमने पार्ट ऑफ कंडीशन लिखा कि हम आपको इतना अमाउंट देंगे एज लोन। तो जैसे हम एम्प्लॉयज को देते हैं लोन, तो एम्प्लॉय को लोन देते हैं तो एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, मतलब इसके अलावा कोई और डायरेक्टर को नहीं, ये ध्यान रखना। या हमने कोई ईसॉप दिए हैं या कोई ऐसी स्कीम निकाली है जिसके थ्रू हम लोगों को पैसा दे रहे हैं। ईसॉप तो चलो शेयर्स होते हैं, बट जैसे ईसॉप की तरह स्कीम होती है कि हम सारे एम्प्लॉयज को या हम दिवाली पर या उनको कार लेने के लिए या घर लेने के लिए लोन दे रहे हैं, बट उसके लिए हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लिया है। तो एमडी होल टाइम डायरेक्टर को पार्ट ऑफ कंडीशन है तो बिना एसआर के भी हो जाएगा, और अदरवाइज दे रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। कंपनी, मतलब ये कंपनी भी फ्रीली लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकती है, और ये भी लोन गारंटी सिक्योरिटी किसको दे रही है, एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को। पार्ट ऑफ कंडीशंस था या एसआर पास करा लिया हमने, स्कीम कंपनी की है कि सबको लोन दे रही है, और हमने डायरेक्टर एमडी के लिए होल टाइम डायरेक्टर के लिए रेजोल्यूशन पास करा लिया है, वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूवल मिली है। शेयर होल्डर्स ने कहा कोई बात नहीं, एमडी होल टाइम डायरेक्टर बहुत मेहनत करते हैं, ये कंपनी को संभाल रहे हैं, इनको पैसे की जरूरत है तो हम दिक्कत नहीं आने देंगे, हम इनको पैसा देंगे, हम लोन देते हैं। लोन कौन लेता है, जिसको जरूरत है। तो अगर जेन्युइन जरूरत है और जो आदमी हमारी कंपनी में फुली डिवोटेड है, होल टाइम डायरेक्टर नाम क्यों लिखा गया, अब भैया जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तुम ले लो ना यार कहीं से भी जाके, तुम और कंपनियों में भी तो हो, हमारे यहाँ तो पार्ट टाइम काम करते हो, हमने ठेका थोड़ी लेकर का तुम्हारी जरूरतों का। बट जो होल टाइम हमारे पास इन्वॉल्व है, हमारे एमडी साहब हैं, पूरा जान लगा रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, आज उनको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, क्या कंपनी उनको लोन ना दे, जो 100% डिवोट है हमारी कंपनी के लिए। तो यहां पर डिवोशन उनका वर्ड लिया गया है, जो होल टाइम डायरेक्टर है या एमडी है, ये पूरे टाइम हमारी कंपनी में इन्वॉल्व हैं, और अगर इनको कोई जरूरत है तो हम लोन देंगे जैसे हम बाकी एम्प्लॉयज को देते हैं, बट एसआर पास होगा। या हमने उनको रखते टाइम ही बोल दिया था कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में ही है कि आपको लोन मिलेगा, तो दे सकते हैं। क्लियर हुई। एक आया, सेकेंड अब आया कि जिस कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही लोन देना है, जैसे बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, अब उनके डायरेक्टर्स हैं। अब अगर वो कंपनियां बाहर वालों को लोन दे रही हैं, दुनिया भर को लोन बांट रही हैं और कमा रही हैं, और अपने डायरेक्टर को जरूरत है वो दूसरे बैंक से लोन ले रहा है, लॉजिक देखना। आईसीआईसी बैंक, मुथूट फाइनेंस का डायरेक्टर है, इनका मेन बिजनेस है कोई भी आओ टर्म्स फॉलो करो लोन ले जाओ। अब इनके डायरेक्टर को लोन की जरूरत पड़ गई, वो जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो जा रहा है कॉम्पिटिटर के पास, भाई लोन दे दे, मेरी कंपनी तो मुझे लोन नहीं देती। कितना बड़ा फनी होगा ये, कितना बड़ा मजाक होगा। तो यहां पर ये बोला गया कि जिस कंपनी का काम ही लोन गारंटी सिक्योरिटी देना है तो आप लोन दे दो, बट इंटरेस्ट रेट में कंप्रोमाइज नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट कम से कम कितना होना चाहिए जो आप उनसे चार्ज करोगे, मतलब फ्री नहीं होगा, कम इंटरेस्ट पर, मार्केट रेट से कम पर हो सकता है, बट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स होते हैं, डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनके जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं 1 ईयर एक्सपायरी, 3 ईयर एक्सपायरी, 5 ईयर एक्सपायरी, 10 ईयर एक्सपायरी वाले से, उससे कम नहीं होना चाहिए। हो सकता है कंपनी लोन दे रही है बाहर के लोगों को 10% पर और डायरेक्टर को लोन दे दे 1% पे, वो गलत हो जाएगा।
अगर मान लो मार्केट रेट 10% है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एवरेज रेट आ रहा है 5%, तो 5% से ऊपर जितने पे दे दो आप। और डायरेक्टर को भी हमने अगर उसी रेट पर दे दिया तो भी क्या एक रिगार्ड है उसके लिए। अब मान लो आप किसी अपने रिश्तेदार की दुकान पे जाते हो, आप शॉपिंग करने गए किसी रिलेटिव की शॉप पे, आप वहां पर गए तो मान लो आपके रिलेटिव की कपड़े की दुकान है और आप जाके बैठे, आपको ड्रेसेस खरीदनी है, आपने ड्रेसेस ली, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होगे उस दुकान पे। भाई वो दुकान आपके चाचा की है या मामा की है या ताऊ की है या फूफा की है या मौसा की है या अंकल की है या पापा के फ्रेंड की है, आप उस दुकान पे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट उम्मीद करोगे कि नहीं करोगे, कि आपको चाय पानी भी पूछा जाए, आपको कुछ डिस्काउंट भी दिया जाए, आपको लाइन में भी ना लगाया जाए, ये होगा। अब अगर हमारा ही डायरेक्टर है, पहली बात हम कह रहे हैं तेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई, हम पैसा लोगों को देते हैं जिसको जरूरत पड़ गई, जिसको लोन की जरूरत है हम उसको देते हैं, बट तेरे को जरूरत पड़ी तो नहीं देंगे क्योंकि कंपनी एक्ट मना कर रहा है। तो क्या वो कंपनी एक्ट की बदनामी नहीं होगी? ऐसा एक्ट क्या ठीक होगा? तो कंपनी एक्ट ने कहा नहीं, जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है आप लोन दो अपने डायरेक्टर्स को। अब डायरेक्टर क्या उम्मीद करेगा लोन ले रहा है अपनी कंपनी से, तो भैया जो कस्टमर को लोन देते हैं मेरे को भी वही दो, कस्टमर में बिठा दो या अलग बिठाओ। आप अपने चाचा या अंकल की दुकान पे गए तो कस्टमर की भीड़ में बिठाएंगे या अलग बिठाएंगे, आजा बेटा अंदर, या बाहर बिठा देंगे, वेटिंग में लाइन में लगा देंगे। अब डायरेक्टर को भी हमने स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। अब पैसा कम शेयर होल्डर का है, फ्री में भी नहीं दिया जा सकता। अब मार्केट रेट पे देंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमने उनको एट पार ट्रीट कर लिया, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रेट को बेस लिया गया और उससे ऊपर आप दे दो, उससे कम नहीं दोगे, मार्केट रेट से कम कर सकते हो। एग्जामिनर यहां फंसा देगा, ध्यान रखना कि बैंक नॉर्मल कस्टमर को 10% देता है, गवर्नमेंट का 5% रेट है और कंपनी ने 8% पे दे दिया, कोई वायलेशन नहीं है ये। बट अगर 5 से कम दे दिया वायलेशन है। आ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। अब देखो ये ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर मान लो आपके अंकल ने आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया और आपको मार्केट रेट पर सामान लाकर दे दिया, वही दे दिया जो भी आपने सामान खरीदा वहां से, घर आके क्या करोगे आप? मामा की दुकान थी तो मम्मी को ताना मारोगे, मम्मी तेरे भाई ने ये किया। और अगर चाचा ताऊ की दुकान थी तो क्या बोलोगे? पापा को, कि देखो आपके भाई ने ये किया या आपके दोस्त ने ये किया। तो भैया ये कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। तो लॉ ने इसको बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस किया है कि इज्जत भी रहे और जो लोग कंपनी में डिवोटेड हैं उनकी जरूरत पे कंपनी काम आए, और कंपनी को अगर उन्होंने बिल्कुल बटन बंद कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट, अब होल्डिंग कंपनी है, क्या अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखेगी? एक हस्बैंड अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रखेगा, और वो भी होली ऑन सब्सिडरी जो डिपेंडेंट है अपनी होल्डिंग पर। सारी शेयर होल्डिंग ही हमारी है होली ऑन सब्सिडरी की, और उसको पैसे की लोन की जरूरत है। तो होल्डिंग कंपनी ने लोन लिया या होली ऑन ने लिया, बात तो एक ही है ना, जब हमारा सारा पैसा ही हमारा लगा हुआ है। तो इस केस में होल्डिंग कंपनी कोई भी लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकती है। एक तरह से दोनों कंपनियां एक ही हैं, मम्मी पापा एक ही है ना, एक ही खानदान के है ना, वो खानदान तो एक ही माना जाएगा ना, तो उनको दिया जा सकता है। नेक्स्ट, एनी गारंटी सिक्योरिटी होल्डिंग कंपनी अपने दूसरे बच्चे का भी ध्यान रखेगी जो बीवी नहीं है, चाहे होली ऑन सब्सिडरी नहीं है बट सब्सिडरी कंपनी है, या समझ लो भाई बहन। होली ऑन सब्सिडरी तो समझ लो कि स्पाउस रिलेशन आ गया, और अगर हम सब्सिडरी गए तो चलो भाई बहन का रिलेशन मान लेते हैं, तो क्या उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा? जहां पर बड़ा भाई संभालता है सारा काम, होल्डिंग कंपनी बड़ी भाई है, आधे से ज्यादा पैसा लेकर बैठी है, छोटी कंपनी को सब्सिडरी को पैसे की जरूरत है, लोन नहीं देगी, लोन नहीं देगी। होली ऑन सब्सिडी को क्यों दे रही थी? कि सारा पैसा ही हमारा लगा हुआ था। अब सब्सिडरी है तो मतलब 50% से ऊपर है वो टोटल वोटिंग पावर, जरूरी नहीं है कि 100 हमारी है। अब ऐसे सिचुएशन में और भी तो लोग बैठे हैं ना कंपनी में शेयर होल्डर, तो हमने ठेका नहीं ले रखा कि हमारी सब्सिडरी है तो हम ही पैसा देंगे। हाँ, अगर वो लोन लेती है सब्सिडरी कंपनी, उस लोन की गारंटी और सिक्योरिटी दे देगी। लोन नहीं देगी, गारंटी और सिक्योरिटी दे देगी। तो यहां पर लोन वर्ड नहीं है, गारंटी और सिक्योरिटी है, यहां पर तीनों है। क्लियर हुई जी ये बात?
चलें आगे। अगेन अब ये जो अपने घर वालों को पैसा दिया जा रहा है, अपनी बिरादरी अपने खानदान वालों को पैसा दिया जा रहा है और वो पार्टी करें उसका, नहीं, वो पैसा उनके प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज में लगना चाहिए जो उनका ऑब्जेक्ट था। मान लो रिलायंस की, रिलायंस जियो होली ओन्ड सब्सिडरी है, तो रिलायंस जो पैसा दिएगा जियो को, तो जियो वो पैसा टेलीकॉम बिजनेस में ही लगाएगा, अपने प्रिंसिपल बिजनेस में, कहीं और नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर देगा। क्लियर हो रहा है ये? सेकेंड, अगर सब्सिडरी को रिलायंस दे रहा है, पैसे तो दे ही नहीं सकता, उसके लोन की गारंटी दे सकता है, बट वो जो लोन उसने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहीं से भी लिया, तो उसकी यूज उस सब्सिडरी के प्रिंसिपल बिजनेस में होनी चाहिए। क्लियर जी? सबसेक्शन 4 कहता है अगर ये लोन गारंटी या सिक्योरिटी दे दी गई ऊपर वाले 1, 2, 3 सबसेक्शन के वायलेशन में, तो कंपनी पर पनिशमेंट आएगी फाइन की 5 लाख से 25 लाख रुपीस। जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट था उसको बड़ा घर मिलेगा, 6 महीने तक का सजा हो सकती है, या फाइन होगा सेम कंपनी वाला 5 लाख या 25 लाख तक। एंड साथ में जिस डायरेक्टर को पैसा दिया गया है या जिस पर्सन को पैसा दिया गया इन वायलेशन ऑफ सबसेक्शन 1, 2, 3, तो उसको भी बड़ा घर मिलेगा, प्लस ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये उस पर्सन पर भी आएगी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर भी आएगी जिसने ये गलती की है। पेनल्टी फाइन तीनों जगह सेम है, 5 लाख टू 25 लाख, बट इम्प्रिजनमेंट सिर्फ ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड उस पर्सन को या उस लोगों को जिन्होंने ये पैसा लिया है, जिन्होंने इसको यूज किया है। क्लियर हुआ जी? उसके बाद एमसीए का कुछ क्लैरिफिकेशन आया था। ये रूल 10 तो कट चुका है, इसको तो मत लिखना आप। यहां पर एमसीए की क्लैरिफिकेशन है, रूल 10 डिलीट हो चुका है। एमसीए क्लैरिफिकेशन है, लोन एंड एडवांसेस मेड बाय कंपनी टू देयर एम्प्लॉय। शायद मेरे पास पुरानी बुक खुल गई है तो आपकी बुक में नहीं होगा, और गलती से किसी के पास पुरानी बुक है तो रूल 10 डिलीट हो चुका है। एमसीए की क्लैरिफिकेशन आई थी कि made by companies to their employee other than MD whole time director are not governed the requirement of section 186। जैसे 185 और 186 में अभी आगे आएगा। तो अब मैंने इसका आपको एक समराइज और फेयर दे दिया है, आपको शायद ये काम आए, जो थोड़ी सी मेहनत है मेरी। एक बार मैं रिकैप करा देता हूं इसका। सेक्शन 185 लोन्स टू डायरेक्टर ईटीसी, ईटीसी का मतलब समझ गए, जिनमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है या होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी या होली ओन्ड सब्सिडरी, कोई बाहर वाला नहीं है, ये सारे नियर डियर हैं, इनसाइडर्स है, बाहर वाले कोई नहीं है। ये सेक्शन सिर्फ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर से रिलेटेड पर्सन या हमारी होल्डिंग सब्सिडरी की बात करता है। तो लोन्स, गारंटी, सिक्योरिटी, 3 चीजों की हमने बात की। अब बात आई कंपनी। कंपनी का मतलब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी कौन सी, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये ना तो लोन देंगी, ना गारंटी देंगी, ना सिक्योरिटी देंगी। कौन सी कंपनी? हर पब्लिक कंपनी, चाहे लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड। बट प्राइवेट कंपनी किस पर रिस्ट्रिक्शन है? जिसके शेयर होल्डर्स में या जिसमें किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बॉडी कॉर्पोरेट है कोई, या उसके लोन पेड अप से डबल से ज्यादा चल रहे हैं, या वो ऑलरेडी लिए हुए बोरिंग्स में डिफॉल्ट कर रही है, तो वो कंपनी तो नहीं देगी लोन। अदरवाइज प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, उसके पार्टनर को भी और रिलेटिव को भी। तो यहां पर बात आई टू लोन, गारंटी, सिक्योरिटी किसको नहीं देगी। देखो हमने पहला कौन पढ़ा? डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी। ये पार्ट आया सारा। और एक फर्म यहां पर लिखना रह गया, वो मैं लिख देता हूं। कोई फर्म जिसमें डायरेक्टर और उसका रिलेटिव इज पार्टनर। अब मैंने शॉर्ट में वर्ड लिख रहा हूं PR, अब आप समझ जाओगे, मैं इसको ज्यादा नहीं करना चाह रहा। और मैंने रिलेटिव का भी आपको यहां पर लास्ट में बना दिया है, रिलेटिव कौन है। दूसरा, कौन सी कंपनियां एग्जेम्प्ट हैं। अभी तक हमने क्या समझा कि कंपनी का पब्लिक कंपनी
और वो प्राइवेट कंपनी 3 कंडीशन को अगर वायलेट कर रही है तो उस कंपनियों को अपने डायरेक्टर, उनके रिलेटिव, उनके पार्टनर, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर या होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव पार्टनर या फर्म जिसमें डायरेक्टर, पार्टनर और रिलेटिव है, वो लोन नहीं दिया जाएगा उनको। बट ये कंपनी दे सकती है, प्राइवेट कंपनी जिसमें नो बॉडी कॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट है या लोन्स लेस देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल है और कोई लोन्स में डिफॉल्ट नहीं चल रहा है, ये लोग दे सकते हैं। निधि कंपनी दे सकती है लोन टू डायरेक्टर अगर डायरेक्टर मेंबर है तो, और मेंबर होना जरूरी है डायरेक्टर का। गवर्नमेंट कंपनी दे सकती है अगर वो अप्रूवल ले ले, जिस मिनिस्ट्री के अंडर वो आती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है। जैसे ओएनजीसी तो ऑयल मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है। बैंक्स तो वैसे ही फ्री हैं। सपोज कोई और गवर्नमेंट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है, तो ये कंपनियां उनके थ्रू आएंगी। रिलेटिव की डेफिनेशन मैंने शॉर्ट में दे दी है, हालांकि आपने पढ़ी होगी। रिलेटिव कौन कौन है? मेंबर ऑफ एचयूएफ सारे, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस बोल सकते हो, मदर फादर, स्टेप भी इंक्लूड है, सन डॉटर, सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड, ब्रदर सिस्टर स्टेप, और सन स्टेप है, डॉटर स्टेप इंक्लूडेड नहीं है इस डेफिनेशन में। तो इन लोगों को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप लोन नहीं दोगे। बट इसमें साइलेंटली बहुत कुछ निकल कर आता है। मतलब अब जैसे होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को मना किया गया, तो क्या सब्सिडियरी एसोसिएट को दे सकती है? यस। सेकंड, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो अगर कोई रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये भी नहीं है। फर्म, डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर, तो क्या रिलेटिव के रिलेटिव को दिया जा सकता है? यस। डायरेक्टर का रिलेटिव है, उसका आगे रिलेटिव है, उसको दिया जा सकता है। डायरेक्ट के जो ये डायरेक्ट रिलेटिव हैं, माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ये 4 कैटेगरी हैं और उसमें स्टेप इंक्लूडेड है डॉटर को छोड़कर, और सन और डॉटर की वाइफ और हस्बैंड भी। क्लियर? सेकंड कहता है कब लोन दे सकती है कंपनी। पहले तो हमने क्या किया, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि लोन देगी ही नहीं। ये सबसेक्शन 1 का पार्ट था। अब मैंने यहाँ सेक्शन नहीं लिखा, आपको रिटेंशन के लिए अलग से। सबसेक्शन 2 में बोला गया है कि कंपनी लोन गारंटी दे सकती है टू एनी पर्सन जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। कंडीशन नंबर 1 क्या है? एसआर पास कराओ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिटेल दो, प्लस वो लोन प्रिंसिपल बिजनेस में यूज होना चाहिए, तभी वो पैसा जाएगा। अब इंटरेस्टेड पर्सन कौन है मैं बता चुका हूं। प्राइवेट कंपनी, डायरेक्टर, जहां पर, एक सेकेंड, ये क्या मैंने लिख दिया, नोट नहीं आएगा, ये वर्ड नहीं आएगा। डायरेक्टर इज डायरेक्टर और मेंबर, मतलब डायरेक्टर ऑफ किसका? लैंडिंग कंपनी का। और डायरेक्टर और मेंबर किसका है? ऑफ बोरर कंपनी का, बोरोइंग कंपनी का। बॉडी कॉर्पोरेट, बोरोइंग बॉडी कॉर्पोरेट है, बट हमारा डायरेक्टर एक या अकेले से ज्यादा होल्ड करता है 25% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर। उसके बाद कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोरोइंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके डायरेक्शंस पे चल रहे हैं? डायरेक्टर्स ऑफ लैंडिंग कंपनी। ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा अगर ये रिलेशन नहीं है तो अब यहां पर साइलेंटली कौन सी आई? पब्लिक कंपनी नहीं आएगी। चले जी आगे। उसके बाद फिर अलाउ किया गया किसको दिया जा सकता है? सबसेक्शन 3 में आया था, लोन गारंटी सिक्योरिटी एमडी और होल टाइम डायरेक्टर की दी जा सकती है इफ पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस है, या तो जब उनको रखा गया था उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में है, या अंडर स्कीम बाय एसआर पास हुआ है। शॉर्ट में मैंने कीवर्ड लिख दिए हैं रिटेंशन के लिए। फिर कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर कंपनी का बिजनेस ही लोन गारंटी सिक्योरिटी देना है,
तो वो दे सकती है अपने डायरेक्टर या उनके किसी भी रिलेटिव को लोन, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के 1 ईयर 3 ईयर या 5 ईयर या 10 ईयर के जो भी सिक्योरिटीज चल रहे हैं उनके इंटरेस्ट रेट से ऊपर होना चाहिए। क्लियर? होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को देगी, होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को लोन फ्रॉम बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की गारंटी या सिक्योरिटी देगी। यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इन बोथ केसेस लोन अमाउंट मस्ट बी यूज फॉर प्रिंसिपल बिजनेस। क्लियर हुआ जी? अब हमारे पास 3 चीजें आ गई। पहला रास्ता कि भैया डायरेक्टर के रिलेटिव, पार्टनर, इन लोगों को लोन नहीं देना, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन नहीं देना, फर्म को लोन नहीं देना जिसमें डायरेक्टर हमारा पार्टनर है या उसका रिलेटिव पार्टनर है, इनको तो लोन देना ही नहीं, बिल्कुल नहीं देना। हाँ, एमडी साहब को दे देंगे, होल टाइम डायरेक्टर को दे देंगे अगर उनकी पार्ट ऑफ कंडीशन है या एसआर पास हो गया। और वो दूसरा, हम अपनी होल्डिंग कंपनी या होली ओन्ड सब्सिडरी को दे देगी लोन, गारंटी सिक्योरिटी कुछ भी दे दे, बट सब्सिडरी को लोन नहीं देगी, गारंटी या सिक्योरिटी देगी, बट वो पैसा उनके प्रिंसिपल बिजनेस में यूज होना चाहिए। डायरेक्टर अगर हमारा कहीं किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर या मेंबर है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो दे दो लोन, पब्लिक है तो नहीं दोगे। अगर हमारा डायरेक्टर या उनमें से सारे डायरेक्टर ने मिलकर 25% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर ले रखी है, लोन दे दो, एसआर पास कराना पड़ेगा। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं तो भी एसआर पास कराना पड़ेगा, या जिस कंपनी को लोन दे रहे हैं हमारे डायरेक्टर से वो इशारे पे काम करती है तो भी हमें एसआर पास करा के देना पड़ेगा। वायलेशन हुआ, कंपनी पर सीधा सीधा 5 लाख से 25 लाख का फाइन, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर भी सेम फाइन, बट सजा बड़े घर की 6 महीने तक या दोनों हो सकती है। जिस पर्सन, जिस एजेंसी, जिस कंपनी को लोन दिया गया इस सेक्शन के वायलेशन में, वो भी जाएंगे विथ सेम पेनल्टी एज इन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। इस सेक्शन से कौन फ्रीली एग्जेम्प्ट है? प्राइवेट कंपनी जिसमें कोई बॉडी गवर्नमेंट मेंबर नहीं है, उसका लोन ट्वाइस ऑफ शेयर कैपिटल से कम है, कोई पुराने लोन्स में डिफॉल्ट नहीं चल रहा। अब पहले पता चले अपने लोन ले रखे हैं उनमें तो डिफॉल्ट कर रहे हैं, आगे लोन बांट रहे हैं, तो कोई लॉजिकल नहीं है। निधि कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन देगी क्योंकि वो मेंबर्स होते हैं, तो पार्ट ऑफ बिजनेस है उसका। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी अपनी मिनिस्ट्री की अप्रूवल ले ले, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से जिसके साथ अटैच्ड है, दे सकती है। रिलेटिव की डेफिनेशन मैंने करा दी। यहां तक क्लियर हुआ जी हमें? अब आते हैं अगले सेक्शन पे। यहां तक क्लियर बोलो भाई? अगला सेक्शन 186। अब इस सेक्शन तक तो हमने देखो बात की सिर्फ डायरेक्टर के रिश्तेदार, डायरेक्टर का पार्टनर, सारा दुनिया किसके आसपास घूम रही थी? डायरेक्टर्स के आसपास। अब थोड़ा सा बाहर आते हैं। 186 के अंदर कंपनी, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, और यहां पर एक वर्ड और ऐड हो गया, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स तो करेगी इन सिक्योरिटीज, और वो क्या होंगे? शेयर्स। डिबेंचर हैं तो वो डेट का पार्ट आ जाएंगे, लोन में आ जाएंगे, या लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। ये भी पैसा, ये भी पैसा कंपनी से आउटफ्लो हो रहा है। शेयर होल्डर ने पैसा दिया था और कंपनी उस पैसे को बिजनेस में यूज करती। अगर बैंकिंग बिजनेस थी तो कोई दिक्कत ही नहीं, शेयर होल्डर ने पैसा इसलिए दिया था हमसे लो और आगे लोन पे दो। बट यहां पर कंपनी ने जो पैसा लिया उसको आगे वो इन्वेस्ट करने जा रही है और आगे लोन दे रही है, तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा। और इसको रोक नहीं लगाई जा सकती। डायरेक्टर को तो सीधा सीधा रोक लगा दी कि भाई 1-2 लोग हैं, बट अगर कंपनी में सरप्लस फंड पड़ा है, अब अगर मान लो ये ABC लिमिटेड है, इसके पास 50 करोड़ का सरप्लस पड़ा है जो अभी यूज नहीं होने,
और बैंक में पड़े हैं, तो बैंक में कौन से अकाउंट में पड़े हैं? करंट अकाउंट में। 0% इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या ये समझदारी है इसको रख के बैठे रहो? आइडल कैपिटल भी तो बेकार है ना, पैसे की मौत है। जैसे हमने कहा था घर में कैश दबा के रख लिया तो अनप्रोडक्टिव पैसा है वो। तो इन सरप्लस फंड्स को आगे कंपनी या तो इन्वेस्ट कर दे किसी और कंपनी की सिक्योरिटीज में, या लोन दे दे, और गारंटी सिक्योरिटी दे रही है तो भी पूछा जाना चाहिए। तो एक लिमिट है डायरेक्टर्स की। तो सेक्शन 186 दो पार्ट में हो जाता है। सब सेक्शन तो 13 है इसमें। तो पहला पार्ट इसका है इन्वेस्टमेंट का, और दूसरा पार्ट है लोन गारंटी सिक्योरिटी का। इन्वेस्टमेंट तो वो कहता है कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन मोर देन 2 लेयर्स। आपने होल्डिंग सब्सिडरी की लेयर्स पढ़ी थी, वहां पर इन्वेस्टमेंट कंपनी वर्ड नहीं आया था, यहां पर वर्ड आ रहा है इन्वेस्टमेंट कंपनी। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगा रही है और उस कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, जिसका आधे से ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में लगा हुआ है। तो पैसा रोटेट होता है, मतलब ब्लैक वाइट का चक्कर पड़ता है, पैसे का मिसयूज हो सकता है, या वो कंपनियां हाईली रिस्की हो जाती हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी बहुत रिस्की हैं क्योंकि उनका तो सारा पैसा ही दूसरी कंपनी को शेयर और डिबेंचर में लगा हुआ है। अब अगर किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने मान लो विजय माल्या की और नीरव मोदी की कंपनियों में लगाया, यस बैंक में लगाया, सीसीडी में लगाया, सब डूबी पड़ी हैं ये, तो गलती से अगर पैसा लग गया तो सारा शेयर होल्डर मरेगा। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑलवेज हाईली रिस्की कंपनी भी हो सकती है। तो इसके लिए ये लिमिट बनाई गई कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को पैसा दे रही है कि इन्वेस्टमेंट कर, तो वो ऑलरेडी कहां करेगी? आगे किसी और में तो इन्वेस्ट करेगी ना। फॉर एग्जाम्पल ये ABC लिमिटेड है और एक XYZ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है और एक DEF इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। अब इन कंपनियों का तो MOA में मेन ऑब्जेक्ट ही क्या है? इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनी। अब अगर कंपनियां वो डूबी तो ये भी डूबेंगी साथ में, इनके पास अपने हाथ में तो कोई बिजनेस ही नहीं है। अब ये कंपनी अगर यहां पर पैसा दे रही है, उसने इसको दिया, तो ऑब्वियसली वो आगे उसको इन्वेस्ट ही तो करेगी। उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इन्वेस्ट करना ही तो है। तो उसकी 2 लेयर्स बनाई गई कि आप 2 लेयर से ज्यादा तक ये पैसा नहीं दोगे। तो लेयर 1 और लेयर 2 यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया आपको। और वो अलग था जो आपका होल्डिंग सब्सिडी का चैनल है, वहां पर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी वर्ड नहीं यूज किया गया। 1 मिनट में ये खोल ही लेता हूं ना। देखो सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। अ कंपनी शैल अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब मतलब एग्जेम्पशंस दी गई हैं या कहीं और कुछ बोला गया है। ये कब 2 लेयर से ज्यादा हो सकता है? अगर कोई हम बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी ऑलरेडी 2 से ज्यादा सब्सिडरी हैं और वहां का लॉ अलाउ करता है तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में पैसा दे रही है और उसकी ऑलरेडी 2, 3, 4, 5, 10, 20 सब्सिडरी हैं और वहां का लॉ अलाउ करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड,
हम किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और वो आगे सब्सिडरीज बना रही है और उसको किसी लीगल कंप्लायंस के अंडर वो कंपनियां बनानी पड़ रही हैं या कोई ऑर्डर है, तो इस केस में मोर देन 2 लेयर हो सकती हैं। वैसे क्या बोली गई? 2 लेयर्स। क्लियर हुई बात? पहली, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और उसकी सब्सिडरी 2 से ज्यादा है और वहां का लॉ अलाउ करता है। दूसरा, कोई सब्सिडरी चाहे वो इंडिया में है, अगर उसको किसी लॉ की रिक्वायरमेंट के लिए उसको 1 से 2 से ज्यादा लेयर बनानी है तो वो 2 से ज्यादा लेयर हो सकती है। ये तो सब सेक्शन 1 ने बात कह दी। और आईएफएफसी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी पर ये अप्लाई नहीं होगा। और किन सेक्शंस, अब कब ये अप्लाई नहीं होगा? एक मिनट, गवर्नमेंट कंपनीज पर यह अप्लाई नहीं होगा, डिफेंस प्रोडक्शन में जो हैं और जो इनकी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से अप्रूवल उन्होंने ली हुई है, ये आप खुद पढ़ लोगे। उसके बाद सबसेक्शन 1 कहता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू, मतलब आने वाले सारे सेक्शन इनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। सबसेक्शन 1 तो अप्लाई हो रहा है इनके ऊपर। कौन सी कंपनी? देखो, बैंकिंग कंपनी जिसका काम ही लोन देना है और इन्वेस्टमेंट करना है, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब आप इन्वेस्टमेंट की तो बात छोड़ दो, आप यहां तक मैं अगर आऊं, यहां पर हमने ये पढ़ा कि ये कब हो सकती हैं? मोर देन 2 लेयर। अगर कोई कंपनी आउटसाइड इंडिया, एक बार मैं दोबारा सब सेक्शन 1 पे मुझे आना पड़ रहा है, फिर वापस आता हूं, और हैव मोर देन 2 लेयर और लॉ अलाउ कर रहा है उनको। दूसरा, सब्सिडरी कंपनी है, हैविंग मोर देन 2 लेयर फॉर लीगल कंप्लायंस, कोई उसको लॉ की कंप्लायंस करनी है, उसको सब्सिडरी बनानी पड़ रही है। यहां तक तो बात समझ आई। उसके बाद ये सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं हो रहा? गवर्नमेंट कंपनी, डिफेंस सेक्टर वाली, या गवर्नमेंट जिन्होंने अप्रूवल ले ली। फिर हम आते हैं, ये सेक्शन सबसेक्शन 1 इन्वेस्टमेंट वाला तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। अब जो आगे बात आ रही है, अब दूसरा पार्ट हमारा आया, लोन गारंटी सिक्योरिटी बाय कंपनी टू एनी पर्सन, या कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट किसी को भी दे रही है। अब एक कंपनी है बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी, इनका तो भाई काम ही यही है, तो इनको तो आगे इससे एग्जेम्प्ट किया जाएगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट की 2 लेयर्स वाला इनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। आए जरा, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस, जिनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम ही यही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वाली। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कंपनी स्टैब्लिश ऑब्जेक्ट एंगेज इन, हाँ ठीक है, फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, इनके ऊपर। फिर अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है और आगे वो फर्दर इन्वेस्ट कर रही है, उसने बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स ले रखे हैं और राइट इशू आया, तो राइट इशू में ये अप्लाई नहीं होंगी लिमिट्स जो आगे आएंगी। शेयर्स उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आरबीआई एक्ट के अंडर आ रही हैं, तो आने वाले जो आगे के सेक्शंस हैं, सबसेक्शन 2 से लेकर आगे के फर्दर सेक्शन, वो अप्लाई नहीं होंगे। और मैंने सबसेक्शन 11 पहले ही क्यों डाल दिया है, तो कि ताकि आप एक माइंडसेट लेकर चलो कि आगे की जो हम बात कर रहे हैं वो इन कंपनियों पर अप्लाई नहीं हो सकती, ये इनके ऊपर लिमिट्स अप्लाई नहीं होंगी लोन गारंटी सिक्योरिटी की। किस पर? जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, अगर वो किसी कंपनी उनका काम ही यही है, वो आगे लोन, भैया वो डिबेंचर लेंगी तो लोन तो दे ही रही है ना। नेक्स्ट, शेयर अलॉट हो रहे हैं राइट इशू के केस में, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मुथूट वगैरह, जिनका काम ही यही है।
तो रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोवाइडिंग, अब बात आई कि आप लोन जो दोगे तो लॉ ये कहता है 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसका 60% तक बीओडी दे सकते हैं, या 100% ऑफ फ्री रिजर्व एसपीए तक, विच एवर इज हायर, यहां तक बीओडी दे दें। और अगर आप इन लिमिट से ऊपर जाओगे तो एसआर पास कराना पड़ेगा। इसी पर ये पूरा सेक्शन टिका हुआ है। फिर वो कहता है कि जब बीओडी ये डिसीजन ले रहे होंगे तो सारे डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में, सारे डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर्स मस्ट प्रेजेंट एट द मीटिंग। और वो मीटिंग ऑब्वियसली रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं होगी। प्रेजेंट एट मीटिंग का मतलब है कि डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। अब वो चाहे फिजिकल हो रही है चाहे ऑडियो विजुअल से हो रही है, और अगर वहां पर क्वारम है, बट डायरेक्टर की प्रेजेंस जरूरी है। ये आगे के सबसेक्शन में आएगा। नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव लोन टू एनी पर्सन एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय। अब देखो एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स को तो 185 में पकड़ा गया, और किस डायरेक्टर को देना है 185 में बात कर दी गई। अब एम्प्लॉय को दिया जा सकता है। एम्प्लॉय बेचारा कहाँ जाएगा, उसको पैसे की जरूरत है तो एडवांस लेता है ना, वो लोन्स लेता है कंपनियों से। गारंटी सिक्योरिटी किसी पर्सन ने या बॉडी कॉर्पोरेट ने लिया, एंड एक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी अदरवाइज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब शेयर्स, लोन्स, गारंटी। अब मैं यहां पर एक वर्ड और आपके लिए ऐड कर दूंगा, यहां पर शेयर्स की भी लिमिट है, इन्वेस्टमेंट्स भी, ये तीनों चारों चीजें आएंगी यहां पर। बट इन्वेस्टमेंट्स की लेयर की लिमिट है बैंकों पर, ये फिगर की लिमिट तो उनके ऊपर भी आनी ही नहीं चाहिए क्योंकि उनका काम है ये। तो 60% ऑफ पेड अप फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और 100% ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विच एवर इज मोर, इट मीन्स बीओडी इज अलाउड थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन। एक्सप्लेनेशन बोला गया है, वर्ड पर्सन डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, मतलब उनके ऊपर इस लिमिट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर उनको लोन दिया जा रहा है तो वो इसमें काउंट नहीं होंगे। फिर बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास हो गया, बट जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है, सबसेक्शन 5 क्या कहता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड डिसीजन, ऑब्वियसली पहले बोर्ड मीटिंग होगी, तो मीटिंग में कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ पीएफआई कंसर्न्ड, जिसने लोन दे रखा है उनकी भी ली जाएगी। बट अगर लोन विद इन लिमिट है और कोई डिफॉल्ट नहीं है तो फिर इनकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बट ये ऑल डायरेक्टर तो हर केस में जरूरी हैं। यहां पर एग्जामिनर फंसा देंगे, 10 डायरेक्टर हैं, एक आउट ऑफ इंडिया है, वो नहीं आए, प्रेजेंट होने चाहिए एट द मीटिंग। प्रोवाइडेड दैट प्रायर अप्रूवल ऑफ पीएफआई शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, अगर ये लोन विद इन लिमिट है और कोई डिफॉल्ट नहीं है। आईएफएफसी पब्लिक प्राइवेट इससे बाहर है, और अगर लोन इस लिमिट से बाहर हुए तो एसआर पास होगा। एक्सेप्शन, कब एसआर पास नहीं कराना, जब कंपनी होली ऑन सब्सिडरी को दे रही है, किसी जॉइंट वेंचर कंपनी को पैसा दे रही है, कोई शेयर एक्वायर कर रही है होली ऑन सब्सिडरी के, तो उस केस में फिर एसआर नहीं चाहिए, बोर्ड और डायरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं। अभी ये चार्ट में सारा आ जाएगा। प्रोवाइडेड सारी डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी पड़ेगी, और आईएफएफसी अनलिस्टेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी मीटिंग बाय सर्कुलेशन कर सकती हैं, उनको ये एग्जेम्पशन दे दी गई है। तो बहुत छुपी हुई बात निकली कि सारे डायरेक्टर शुड प्रेजेंट एट द मीटिंग का मतलब रेजोल्यूशन टू बी पास बाय सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी मोड पे हो रहा है, अगर उस मोड पर अलाउ किया गया है तो बिल्कुल पास होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब ये
क्लॉज आ जाती है कि जो सेबी एक्ट में सेक्शन 12 में इंटरमीडियरीज हैं, मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, ये लिस्ट है पूरी। अब अगर ये कोई इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट और आईसीडी या कोई डिपॉजिट ले रहे हैं तो इन लिमिट से ज्यादा वो ले ही नहीं सकते, दे आर नॉट अलाउड, चाहे वो रेजोल्यूशन पास करें चाहे कुछ भी करें, क्योंकि इन्हीं के थ्रू पैसा रोटेट होता है, गलत पैसा। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10 ईयर 1, 3, 5, 10 ईयर से ऊपर का रहेगा। अगर पहले से डिपॉजिट में कोई डिफॉल्ट चल रहा है तो कंपनी कोई लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं देगी। रजिस्टर मेंटेन होगा एमबीपी 2 में, इसकी इंस्पेक्शन मेंबर ही करेगा, और अगर एक्सट्रैक्ट ले रहा है तो उसकी कॉपी के चार्जेस कंपनी ले सकती है, फोटो कॉपी के। रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी रखेगा या कोई और पर्सन ऑथराइज बाय बोर्ड। साइन भी कंपनी सेक्रेटरी की ऑथेंटिकेशन होगी या पर्सन ऑथराइज बाय बोर्ड। मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली दोनों हो सकता है, और इसके अगर कॉपी मांगी जा रही है तो फी चार्ज होगी, इंस्पेक्शन है तो कोई फी चार्ज नहीं होगी। ये रूल में लिखा हुआ था, रूल 12, 11 और 12 दोनों है, मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं सेक्शन के साथ। अब देखो आप, हम सेक्शन के साथ छेड़ाखानी नहीं कर सकते, लॉ की लैंग्वेज में कोई छेड़ा नहीं कर सकते, अपनी स्लाइड में अपनी समझने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी लॉ की लीगल लैंग्वेज ही हम डाल सकते हैं, बट इस सेक्शन के साथ जो रूल रिलेट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली इस बुक में डला हुआ है, तो पूरा आपको लॉ की कवरेज यहाँ पर मिल रही है। सबसेक्शन 10 इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर, ये मैंने बता दिया। ऑफेंस एंड पेनल्टीज, ये जेल और ये आप करोगे, और इसकी मैं अब आप स्लाइड दिखा देता हूँ फटाफट, ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए। यहाँ से अब हम क्रक्स समझेंगे हमने क्या किया है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, इसको काफ़ी मैंने सोच समझ के शॉर्ट किया कि किस तरह से आपको एक क्विक वर्जन दे दिया जाए, क्योंकि ये 7-8 घंटे की क्लास आधे 1 घंटे में निपटाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। या तो मैं सेक्शन पढ़वा के छोड़ दूं, या मैं आपको ऐसा करा के भेजूं कि आपको कहाँ कहाँ से एग्जामिनर फंसा सकता है, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। अब लास्ट मोमेंट पे हम डिटेल स्टडी का तो टाइम ही नहीं है, ऑलरेडी आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, बट अब आप एटलीस्ट इससे आपको कहीं कंफ्यूजन रहते हैं तो शायद वो दूर होने शुरू हो जाएंगे कि आपको रिटेन माइंड में कैसे करना है। देखो जी, लोन गारंटी सिक्योरिटी की लिमिट्स हैं, तो लॉ ये कहता है, पहली बात तो ये लिमिट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। बीओडी बीआर से पास करेंगे, और मैं आपको यहीं लिख देता हूं, नो कंपनी कैन प्रोवाइड, ऊपर ही बड़ा बड़ा लिख देता हूं, SI इन्वेस्टमेंट। अब मैं यहां पर LGSI का मतलब आप समझ जाओगे क्या है, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती इफ डिपॉजिट में डिफॉल्टर है। ये पहले ही लिख देता हूं, आगे के सबसेक्शन की तो बात छोड़ दो आप। तो दूसरा, ये लिमिट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BR पास कर सकते हैं, ऑल डायरेक्टर मस्ट प्रेजेंट। मैं यहां पर आगे बात मैंने लिखी हुई है, बट जहां से एग्जामिनर आपको फंसा सकते हैं मैं वो चीजें डाल रहा हूं। एक्सेप्ट IFFC कंपनी, वो सर्कुलेशन से कर सकती है। अप टू 60% ऑफ पेड अप फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विच एवर इज मोर, तो बाय बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन से पास होगा, और ऑल डायरेक्टर मस्ट प्रेजेंट एट बोर्ड मीटिंग। ये मैंने आपको दे दिया। इस लिमिट में एम्प्लॉइज को दिया हुआ लोन या एम्प्लॉइज को देने के लिए लोन की बात नहीं कर रहे हम। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को दे रही है तो ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप डिस्क्लोज करोगे। और अगर ये लिमिट ज्यादा है, अबव 60% है, या 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम है, या पेड अप विच एवर इज मोर है, तो आपको पास क्या करना पड़ेगा, SR। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब चाहिए कब नहीं चाहिए, डायरेक्टर तो सारे प्रेजेंट होने चाहिए। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तब चाहिए अगर लिमिट एक्सीड हो रही है, मतलब इनसे हमने कोई लोन लिया हुआ है, मैंडेटरी है। अगर हम कोई डिफॉल्ट ही नहीं कर रहे और विद इन लिमिट दे रहे हैं
तो फिर हमें जरूरत नहीं है। बट अगर लोन हम लिमिट से ज्यादा दे रहे हैं तो भी जरूरी है, और अगर हम डिफॉल्ट कर रहे हैं तो भी प्रायर अप्रूवल जरूरी है। मतलब डिफॉल्ट के केस में भी जरूरी है और लिमिट से ऊपर जाने के केस में भी जरूरी है। और अगर डिफॉल्ट कम है, डिफॉल्ट नहीं है और लिमिट के भी अंदर है तो फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है। यहां से एग्जामिनर फंसाएंगे आपको। अब देखना, मैंने बुक में एक चीज और आपने ध्यान दिया कि नहीं, यहां पर मैंने फ्री रिजर्व शुरू में दिया है आपको। फ्री रिजर्व वर्ड आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या है यहां पर आपको पूरा दिया हुआ है। सेक्शन 186 में इन्वेस्टमेंट वर्ड को भी एक्सप्लेन किया गया है, इन्वेस्टमेंट कंपनी को भी बताया गया है, शेयर्स, डिबेंचर, अदर सिक्योरिटीज जो जिनका काम ही ये है, और उनकी आधे से कम आधा पैसा उनका इन्हीं सिक्योरिटीज में लगा हुआ है, और उनकी आधी इनकम भी किससे आ रही है, इसको हम इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं। ये आप टाइप्स ऑफ कंपनी में पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ फिर बोला हुआ है एक्सप्रेशन शेड्यूल 6 में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की पूरी लिस्ट दी हुई है। शेड्यूल 6 में जो रोड, ट्रांसपोर्ट, हाईवे, बहुत बड़ी पावर सेक्टर, बहुत लंबी लिस्ट है ये, तो हमसे वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, बट हमें ये पूछा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कौन सा है, शेड्यूल 6 वाला। तो मैं यहाँ उसकी लिस्ट बनाकर लंबा टाइम लगाऊं तो वो सिर्फ टाइम वेस्टेज होगी, नथिंग एल्स। पेड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पेड अप सेक्शन 264 के हिसाब से यहां पर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप रिस्पेक्ट ऑफ शेयर इशूड ऑल्सो इंक्लूड क्रेडिटेड टू पेड अप रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। किसको इंक्लूड नहीं किया गया, जो अदर अमाउंट को, तो जो हमने शेयर्स का कहकर लिया है और इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को ले लिया जाता है। ये भी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखी है, सिक्योरिटीज SCRA के हिसाब से। और इस चैप्टर के शुरू में देखो बॉडी कॉर्पोरेट को भी मैंने यहां पर डेफिनेशन को डाला है, इन्वेस्टमेंट वर्ड को भी डाला है और फ्री रिजर्व को भी डाला गया। अब फ्री रिजर्व में कौन कौन सा पैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन्स नहीं होंगे, रिवैल्यूएशन एसेट नहीं होता, और अगर हमने एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंजेस किए हैं उसकी वैल्यूएशन में तो उनको फ्री रिजर्व नहीं माना गया। तो वो कौन सा फ्री रिजर्व है जो अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो एग्जामिनर आपको टेबल दे सकते हैं कि सपोज रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया, उसमें 10 करोड़ दे दिया और उसमें 2 करोड़ कह रहे हैं कि वो रिवैल्यूएशन रिजर्व का है, तो आपके लिए फ्री रिजर्व 8 करोड़ से कैलकुलेशन करोगे आप 60% और 100% की जब करोगे तो ये मैंने आपको दोबारा दिखा दिया। अब आते हैं आगे, अदर कंडीशंस जो आपको याद रखनी है मेन। इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इस टेन्योर के ऊपर होना चाहिए। डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, अगर कंपनी ने, जो मैंने सबसे पहले बात लिखी है, अगर डिपॉजिट्स में कोई डिफॉल्ट हो रहा है, चाहे पुराने कंपनी एक्ट में था जैसे सहारा ने पुराने कंपनी एक्ट में कर रखे हैं और बाद में, तो कंपनी कोई भी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगी। कब ये सेक्शन अप्लाई नहीं हो रहा, सबसेक्शन 1 सारी कंपनियों पर अप्लाई होता है, 2 से 13 बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस, ये मैंने आपको बताया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग कर रही हैं, इन पर अप्लाई नहीं हो रहा। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है राइट इशू के केस में, NBFC कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है, किसी कंपनी बिजनेस उसका एक्विजिशन है, या किसी ने मान लो शेयर गिरवी रखे थे उसके अगेंस्ट लोन ले रखा था, अब वो लोन नहीं दे रहा तो शेयर कंपनी के पास आ जाएंगे, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट होगी, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। रजिस्टर MBP 2 में रखा जाएगा, इंस्पेक्शन मेंबर कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट लेंगे तो फीस होगी, यहाँ पर इंस्पेक्शन फ्री होगा। आउटसाइडर को हम नहीं दिखाएंगे, हम क्यों दिखाएं, हमने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, तो आउटसाइडर को ये रजिस्टर नहीं है। जो सेक्शन 12 सेबी एक्ट के इंटरमीडियरीज हैं, वो अगर कोई इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, मतलब दूसरी कंपनी से डिपॉजिट ले रहे हैं या पब्लिक डिपॉजिट ले रहे हैं, तो इस लिमिट से ज़्यादा वो नहीं ले सकते, 60% या 100% वाली। क्लियर हुआ जी। तो अब आपको एक क्वेश्चन मैं ऐसा करा देता हूं, ABC लिमिटेड है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल दी हुई है 10 करोड़,
लोन्स भी दिए हुए हैं 10 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस भी दिए हुए हैं 10 करोड़, और इसमें 5 करोड़ हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दे रखा है 10 करोड़। अब कंपनी लोन, गारंटी, सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो लिमिट क्या है? लिमिट ऑन बीओडी। बीओडी कहाँ तक लोन दे सकते हैं? कंपनी देना चाह रही है, ले नहीं रही, ध्यान रखना ये। ऑन बोर्ड तो वो कहाँ तक ले सकते हैं? अप टू 60% ऑफ पीएफएस या 100% ऑफ एफएस, विच एवर इज हायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हमारी पेडअप क्या है? 10 करोड़। फ्री रिजर्व क्या आ जाएंगे हमारे? आप 5 करोड़ लोगे इसमें से, अब आप 5 करोड़ ये वाले नहीं लोगे, तो यहाँ पर 10 माइनस 5 आएगा, तो फ्री रिजर्व आपके 5 बचे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पूरा आएगा 10 करोड़, टोटल क्या हो गया आपके पास? 25 करोड़। तो आपका पीएफएस है 25 करोड़ और एफएस क्या हुआ? 15 करोड़। इसका 60%, इसका 100%, विच एवर इज हाई आएगा वो बीओडी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 15 करोड़ या 15 करोड़, बाई चांस फिगर ही सेम आ गई, विच एवर इज हाई, तो 15 करोड़ तक और उससे नीचे बीओडी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड सारे बैठे हैं, बोर्ड मीटिंग करें और बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके ले लें। और अगर इससे ऊपर जाना है 15 करोड़ से, तो एसआर पास होगा जनरल मीटिंग में। क्लियर हुई जी ये बात? तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और अगर मान लो यहाँ पर फिगर कोई चेंज हो जाती, यहाँ पर 14 करोड़ आता, और अगर मैं कह दूं रिवैल्यूएशन रिजर्व है 2 करोड़, तो फिगर क्या आएगी हमारा? पीएफएस या एफएस? पीएफएस क्या होगा? 10 + 8 + 10 हो जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर मैं 2 करोड़ है, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 18। तो यहाँ पर 28 का 60% और 18 का 100%। तो 28 का 60% निकालोगे आप पहले, $16.8 करोड़ और 18 करोड़, विच एवर इज हायर है, ध्यान रखना। तो बीओडी यहाँ तक ले सकते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। पेडअप में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इंक्लूड करोगे। क्लियर जी? तो उम्मीद करता हूँ आपका कम टाइम लेकर ज़्यादा समझाने की कोशिश की है मैंने। अगर कोई पॉइंट मिस भी हुआ है तो बुक आपको मैंने दी हुई है, आप उसमें फ्रीली पढ़ो, बस एक रूल 10 काट देना अगर गलती से किसी की बुक में है तो। बाकी सब परफेक्ट है, मैंने रूल्स भी कवर कर दिए हैं, सब कुछ कवर कर दिया है। सेक्शन 188 की अलग से आपको क्लास दे दूंगा मैं, और उसका प्रीमियर आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम की स्कैरिसिटी चल रही है, कोशिश कर रहा हूँ जितना मैनेज हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करा दिया जाए जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं। ये कंपनी लॉ का है, अगला सिक्योरिटी लॉ का भी मैं डालूंगा, तो वेट करो, जल्दी से जल्दी सारा करेंगे। ठीक है जी? तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।